हाँ जी, आ जाओ जरा रीड कर लो प्लीज अब्दुल्ला। A kettle is rated as a 2.3 kilowatts. A mass of 750 grams of water at 20 degrees Celsius is poured into the kettle. When the kettle is switched on, it takes 2 minutes for the water to start boiling. In a further of 7 minutes, one half of the mass of water is boiled away. Estimate for this water the specific heat capacity. ओके। अच्छा जी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपसे बोल रहे हैं। तो ब्रो एक बात बताओ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब हम निकाल रहे होते हैं तो उसके लिए हमारी जी स्टेट चेंज होती है या हमारा टेम्परेचर राइज होता है सिर्फ? यस। सर, टेम्परेचर राइज होता टेम्परेचर राइज होता है सिर्फ, स्टेट चेंज नहीं होती। ओके फाइन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? ई इज इक्वल टू है। एम सी डेल्टा टी, ऐसे ही ना भाई? चलो। जी अब उसने तुम्हें कह रखा है कि कैटल इज रेटेड एट 2.3 किलो वॉट। ओके, और मास तुम्हें दे दिया हुआ है उसने। सही है। एंड हमारे पास टेम्परेचर टेम्परेचर चेंज कितना आएगा, डेल्टा टी कितना आएगा भाई? डेल्टा टी आएगा सर आपका 22 सर 100 - 20 होगा। वेरी गुड। और 100 इसलिए क्योंकि वो बॉइलिंग से जस्ट पहले वाला होगा। ओके फाइन, 80 आ गया। सही है। सो 100 - 20। सही हो गया। सो डेल्टा टी आपके पास आ गया 80। सही है। सारा बहुत जल्दी है तुम्हें। अच्छा जनाब, ये आ गया। और अच्छा, सी आपके पास है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने निकालनी है, मास अपने आपको दे रखा है 0.75। राइट। और आप जो है वो पावर ले लो। सही है। 2.3 एक्सपोनेंट 3। राइट, अब ये पावर है। अब तुम्हें एनर्जी बनानी है, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दोगे। सही है, तो एनर्जी बन जाएगी। सही है। सो 2 मिनट है। सही है। सो 2 × 60। सही है। चलो जी, निकाल दो प्लीज, कितना बनता है? बस तुम्हें जो है वो डिवाइड करना है, 80 यहाँ पे आ जाएगा और इंटू 0.75। सर कैलकुलेटर भी होगा नहीं मेरे पास। हम्म। अबे बगैर औजार के तुम कैसे लड़ोगे यार? तुम दुश्मनों को कैसे हरा सकोगे? अच्छा। 4600 है इसका आंसर। 4600, ओके भाई। थैंक यू भाई। 4600 हो गया। अच्छा जी, आगे आजा भाई। The specific latent heat of vaporization. हम्म। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के अंदर हमें कहाँ से आगे काम स्टार्ट करना होगा? सर जो आपके पास क्यू आया था वो यूज करना होगा। कौन सा क्यूब है? आई थिंक फॉर्मूला था क्यू इक्वल टू एम एल, उसमें क्यू जो एनर्जी चेंज हो गई और मास आपके पास है और आप एल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अच्छा जी। तो मास हम कितना ले लें? मास ऑफ वाटर 750 ग्राम्स। अबे ऐसा मत बोल यार। हम्म। क्या? ये बढ़ो आखिरी वाली लाइन। वही वन हाफ ऑफ द, अच्छा सही सही सही। ओके। तो यूल टेक 750 डिवाइड बाय 2 सही। ओके, तो हो जाएगा 0 पॉइंट कितना होगा? 375। जी सही हो गया। अच्छा जी, एल के अंदर आप इंटरेस्टेड हो, और क्यू आपके पास जो है वो पावर रेटिंग आपके पास वही है। सो 2.3 एक्सपोनेंट 3। राइट, और अब यहाँ पे टाइम कितना होगा भाई? 7 मिनट। ओके। सही भाई, निकाल दो भाई, कोई हेल्पर है हमारा, प्लीज निकाल दो यार। सर 2.576 into 10 power 6।
2.576 to 2.6 ले लेते हैं, 2.6 एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट 6 बोल रहा है भाई। Power 6. ओके ओके फाइन, आगे आ जाओ। State one assumption made in your calculation and explain whether this will lead to an overestimation or an underestimation of the value of the specific latent heat. ओके, क्वेश्चन समझ में सर आए ये ऊपर से क्या? कोई आपका आपकी हीट जो लूज नहीं होती। ओके चलो, आप ये कह रहे हो कि भाई नो हीट, नो टू सराउंडिंग। आपकी लेटेंट हीट भी कम हो जाएगी फिर। क्या मतलब कम हो जाएगी? क्योंकि अगर हीट लूज हो रही है उसका मतलब है क्योंकि एनर्जी जो है वो भी कम हो रही है इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू इट अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अबे नहीं नहीं, देखो वो बोल रहा है कि वेदर दिस लीड टू एन ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू, मतलब जो भी आपने निकाला है पिछले वाले पार्ट में, आपके हिसाब से ये ज्यादा आना चाहिए, आपके हिसाब से ये ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? अंडर एस्टिमेशन हो जाएगी सर। अंडर आई मीन एस्टिमेशन सॉरी होगा। ओवर एस्टिमेशन। ओवर एस्टिमेशन होना चाहिए ना, अंडर एस्टिमेशन तो मतलब जो एक्चुअल होगा वो उसके साथ आएगा ना, सराउंडिंग वाली को कंसिडर करके। सही है, जी। सो एंड द आंसर इज ओवर एस्टिमेशन। सही हो गया। क्योंकि जब आप उसके अंदर परफॉर्म कर रहे होगे तो आपके पास जो सराउंडिंग भी उसको वो करवाएगी। अच्छा जनाब, ये कर ले, ये कर लेते हैं, आज सारा ये करवा दो प्लीज। सारा है, भाग गई सारा। अब्दुल्ला आज, दूसरे वाले अब्दुल्ला आपने कराना है। Define specific latent heat of fusion. हाँ जी, क्या होता था? The amount of energy per unit mass required to change the state at a constant temperature. वेरी गुड, सही हो गया। अच्छा, उसने कहा कि ऑफ फ्यूजन, तो अब आप स्टेट चेंज को स्पेसिफाई करोगे, समझो? अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, पर यूनिट मास बोला था क्या? पर यूनिट मास टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सही हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाओ। A mass of 24 grams of ice at minus 15 degrees is taken from a freezer and placed in a beaker containing 200 grams of water. The data for ice and for the water are given. Calculate the quantity of thermal energy required to convert the ice at minus 15 to water at 0 degrees. हम्म। अच्छा जी, क्या होगा अब्दुल्ला, थोड़ा सा मुझे बताओगे प्लीज? फिर Q is equal to ml वाली इक्वेशन लगाएंगे। क्यू इक्वल्स टू एम एल सिर्फ? अच्छा देखो, इसमें हो क्या रहा है पहले तो ये देखो। उसने कहा कि मास जो है वो आपने -15 पे रखा हुआ है, -15 पे। ओके, एंड प्ले, ओके, एंड ओके, कैलकुलेट कन्वर्ट दिस -15 टू वाटर एट जीरो। इसका मतलब है कि आइस जो है वो -15 से उसका टेम्परेचर राइज होगा, राइज होगा, राइज होगा, फिर 0 डिग्री आइस पे चली जाएगी। ओके, सही हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर राइज है, टेम्परेचर राइज, ओके, यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है। और फिर यहाँ से जो है ना आगे टेम्परेचर राइज के बाद जो है वो फिर 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर पे, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है। ओके, स्टेट चेंज आप समझ पा रहे हो भाई? तो अब यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर राइज भी हो रहा है और स्टेट चेंज भी हो रही है। और टेम्परेचर राइज के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला लगता है MC डेल्टा T,
ओके, और स्टेट चेंज के लिए आगे पास फॉर्मूला लगता है ml। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा फ्यूजन वाला। सही है, और ये जब आप इनकी एनर्जी ऐड करोगे तो टोटल एनर्जी आके पता चल जाएगी। अब लो समझ रहे हैं? जी। ओके, सो मास आपने कितना रखा है? 24 ग्राम ऑफ आइस। ओके, 200 ग्राम ऑफ वाटर। हम अभी वाटर की बात नहीं कर रहे। 24 ग्राम ऑफ आइस को अगर हम देख लें, सो 24 एक्सपोनेंट -3। सही है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो में दे रखी है वाटर की नहीं, अभी हम आइस की लेंगे। ओके, आइस की 2.1, 2.1 एक्सपोनेंट 3। सही है। एंड टेम्परेचर चेंज हमारे पास आ रहा है 15 का। सही है। एंड प्लस मास हमारे पास आ रहा है जो जो आइस वाटर बना है। ओके, ये वाला वाटर नहीं लेना है, जो आइस वाटर बना है वो आपके पास है 24 एक्सपोनेंट -3। ओके, एंड देन आपके पास एल आपके पास आ जाएगा specific latent heat of fusion of ice is 3.3 एक्सपोनेंट 5। ओके, निकाल दोगे प्लीज? 7,921। 7,941। 8,000 कर ले पूरा क्या बोलता है? 21। 7,921। ओके, चलो मान लिया। ये पूरे का आ रहा है। जी। एक मिनट, इसका आंसर चेक करने दो। इसका आंसर 8,700 होता है मेरे को जहाँ तक याद पड़ रहा है। लेट मी सी। अच्छा जी, इनकी एनर्जी रिक्वायर्ड टू वार्म द आइस, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस। हाँ यार, मेरी याददाश्त अच्छी है। 8,700 आ रहा है। ये एक का आ रहा है, ये इसका आ रहा है सिर्फ। ये इसका आ रहा है, उसका ऐड नहीं किया। यस आपने। मैं फिर करके देखता हूँ। 2.1 फिर अब आ रहा है 876। अरे देगा देगा। 876 बस। नहीं सर, 8676। 8676। 86 सही है ना? तो 8700 कर लेते हैं। फाइन, आ जाओ। 8676 फाइन। चलिए आगे चलिए प्लीज। Assuming the beaker has a negligible mass, calculate the final temperature of the water in the beaker. हम्म। तो वही Q is equal to mc delta T की इक्वेशन लगेगी। ओके, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द बीकर। अच्छा, लेकिन हो क्या रहा होगा इसमें? मुझे एनर्जी ट्रांसफर बता सकते हो? यस। हम्म। जो आपके पास आइस है और आपके पास वाटर है, एनर्जी कौन गेन कर रहा होगा और कौन लूज कर रहा होगा? जो टू वाटर गेन कर रहा होगा। नहीं, अबे आइस गेन करेगा ना। जो 200 ग्राम ऑफ वाटर है एट 28 डिग्री पे, उसकी उसके पास एनर्जी ज्यादा है, राइट? और एनर्जी जो है वो हॉटर रीजन से कूलर की तरफ फ्लो होती है, ऐसे ही ना भाई? तो आइस जो है वो -15 पे है, तो आइस जो है वो ये एनर्जी गेन करेगा, और जो 200 ग्राम वाला वाटर है वो एनर्जी लॉस करेगा, ऐसे ही ना? समझो। जी सर। ओके, ये चीज तो हो गई। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द बीकर। अच्छा, अब होगा ये कि भाई आपके पास जो है वहां से जो यानी जो है ना आपके पास जो 200 ग्राम ऑफ वाटर है, ये बेसिकली एनर्जी टेम्परेचर लूज करेगा, और एक ऐसे टेम्परेचर पे आ जाएगा कि जहाँ पे ये 24 ग्राम ऑफ आइस है अपनी टेम्परेचर राइज करके आएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। ओके, यानी हीट लॉस और हीट गेन तब तक होता रहेगा कि जब तक आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो जाता। समझ पा रहे हो? कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? प्लीज बताओ। यस। देखो मैं करके दिखाता हूँ। आपके पास होगा एनर्जी लॉस
फ्रॉम द वाटर। ओके। अब जब मैं एनर्जी लॉस की बात कर रहा हूँ तो और उसने बता दी कि टेम्परेचर स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। ओके। सो क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ओके। अब आपको पता है कि वाटर जो है वो 200 है ग्राम। सो 0.2 मैंने ले लिया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन्होंने दे रखी है 4.2 x 3, 4.2 x 3। ओके। अच्छा जी। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मैंने देखो मैंने कहा है कि हीट लॉस, और हीट लॉस में जो है वो टेम्परेचर होता है इनिशियल माइनस फाइनल। ओके। इनिशियल है 28 माइनस फाइनल आपके पास कोई भी टेम्परेचर हो जाएगा टी, राइट। सही है ना। क्योंकि हमारे पास 28 इनिशियल है और वो लूज होते 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 वो कोई एक फाइनल टेम्परेचर पे आ जाएगा, राइट। तो हमने कहा 28 माइनस टी, राइट। ये हमारे पास हो गया क्यू। एक इक्वेशन हो गई। सही है। अच्छा जनाब, दूसरी इक्वेशन। अब्दुल्ला ये बात समझ में आई? यस क्विक। अबे जल्दी बोल यार। जी सर। ओके। अच्छा, ये जो एनर्जी लूज हो रही है, हम कह रहे हैं कि भाई कोई एनर्जी ना तो मास यानी ना तो बीकर एब्जॉर्ब कर रहा है ना तो सराउंडिंग। तो सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा आइस। ओके। एनर्जी गेन बाय द आइस। ओके। अब देखो आइस ने पहले एनर्जी गेन की तो वो -15 आइस से जो है वो 0 डिग्री आइस तक आया। फिर उसने स्टेट चेंज करी तो हमने उसकी एनर्जी तो निकाली, वो हमारे पास एनर्जी आ रही है 7676 की। ओके। अब उसके बाद क्या होगा, प्लस अब उस जो वाटर एट 0 डिग्री है उसका टेम्परेचर राइज होगा, राइज होगा, राइज होगा, राइज होगा, और एक टेम्परेचर टी तक पहुंच जाएगा जो कि टेम्परेचर ये वाला है, और फिर उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर खत्म हो जाएगा। ओके। सो अगर हम यहाँ पे गए एम सी डेल्टा टी। सही है। क्योंकि जो है टेम्परेचर राइज हो रहा है, सो यहाँ पे मास आ जाएगा 24 एक्सपोनेंट -3, राइट। और अब ये जो 24 है ये मास वाटर का बन चुका है। सही है। सो अब इसके अंदर जो है वो आपके पास आ जाएगा कितना आएगा 4.2 एक्सपोनेंट -3, 4.2 एक्सपोनेंट 3। ओके। एंड डेल्टा टी आपके पास आ रहा है अब हीट गेन हो रही है तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर विच इज 0, राइट। जरा इसको इसको जरा कैलकुलेट, पहले तो ये वैल्यू बताओ इसकी कितनी आ रही है, और ये आपके पास जो है ना क्यू बराबर होने चाहिए। तो जितनी हीट लॉस हुई है उतनी हीट गेन हुई है, राइट। चलो, अब ले ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई ना भाई? जी सर। ओके। सो अगर मैं इसको अब जरा लिख लूं तो मेरे पास ये जो है, अब यहाँ से आगे थोड़ा सोल्यूशन इसका गंदा सा है। पहले तो एक काम करो, जरा इस पूरे की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बताओ मल्टीप्लाई करके। सर 100.8 आ रही है मास की और हीट ऑफ फ्यूजन की। क्या मतलब? ये तो जो आपने ये अंडरलाइन किया है उन दोनों वैल्यू। 28 से भी मल्टीप्लाई करो उसको। हम्म। सर 23520। ओके, माइनस अब यहाँ पे जो है ना इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ। इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। कितनी आ रही है भाई? कर रहा हूँ सर 22680। 2268। अबे कैसे? 0.2 इंटू 4 इंटू 4.2 एक्सपोनेंट 3 इंटू टी सिर्फ करना है, 28 से नहीं एट मल्टीप्लाई करना। थर्टी फाइव 835 उसको माइनस करके 22680 आती है। अबे यार कैसा बता रहा है यार तू, इतनी इतनी गंदी मैथ्स मत कर यार, मेरे को ही नहीं समझ में आ रही। 4.2 एक्सपोनेंट 3 ये आपने मल्टीप्लाई किया 840 आ रही है, सही है। ऐसे ही बोल रहे जी हो। मैंने उसके साथ माइनस भी कर दिया। 840 टी माइनस क्या मतलब बे? किसको किससे माइनस करो, अभी तो माइनस पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा यानी इसको 8676 को इसको माइनस करो, ये कह रहे हो? जी है। अच्छा तो एक काम करो ना, थोड़ा सा साथ साथ चलो ना। कोई टेंशन नहीं है, सही कर रहे हो। बस जो है इसको यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई।
और यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही टेम्परेचर है, तो 4.2 x 3 आ जाएगा। ये मेरे पास मुझे दे रहा है 100, 100.8 T। सही हो गया। चलो अब ये आसान हो गया, अब कर लो, अब जो भी करना डायरेक्ट कर लो। सही है। सो 2, 3, 5, 2 - 8, 6, 7, 6 इज इक्वल्स टू 840T प्लस 100.8T। ओके। सो 840 और 100.8 जो है वो आपके पास जो है वो जस्ट ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 940.8। ओके, और ये आपके पास आ जाएगा जस्ट टी। ओके, निकाल दो अब कितना आ रहा 15.77। है। ओके, 16 ले ले फिर। सही हो गया ना, समझ गए हो ना? जी। परफेक्ट। अच्छा जनाब, चलो ये कर लेते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी कहानी है उस तरह की। इब्राहिम ब्रो आ जाओ। यस इब्राहिम, कहाँ पे हो? अभी क्वेश्चन तो रीड कर ले। Okay, sir. Define specific latent heat of fusion. ओके, वैसे तो हम इस पे फड्डा कर चुके हैं। सही है। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हमने कहा कि भाई हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सही, आगे चलो। Some crushed ice at 0 degrees is placed in a funnel together with an electric heater as shown in figure 2.1. The mass of water collected in the beaker is measured. Interval of time is determined with heater switched off. The mass is then found with the heater switched on. The energy supplied to the heater is also measured. For both measurements of the mass, water is not collected until melting occurs at a constant rate. The data shown in figure 2.2 is obtained. ओके। अच्छा देखो, उसने कहा कि कांस्टेंट रेट, द मेल्टिंग अगर एट अ कांस्टेंट रेट, ये आपको पता कैसे चलेगा? ये आपको पता ऐसे चलेगा कि आपके पास जो है ना, ये जो ड्रॉपलेट यहाँ से गिर रहे होंगे ना, ये कॉन्स्टेंटली गिर रहे होंगे। ओके, कांस्टेंट रेट से गिर रहे होंगे, राइट? एक सेकंड के बाद अगर एक गिर रहा है तो दूसरे सेकंड पे दूसरा, तीसरे सेकंड पे तीसरा। तो ये कांस्टेंट रेट से आपको पता चलेगा कि भाई ड्रॉपलेट फॉलिंग एट कांस्टेंट रेट। ओके, तो ये जो कांस्टेंट रेट, ये बेसिकली आपको बताएंगे कि भाई आपके पास जो है ना वो मेल्टिंग कांस्टेंट रेट पे हो रही है। खैर आगे चलते हैं। उसने आपको दिया हुआ हीटर स्विच ऑफ, हीटर स्विच ऑन। ओके, एनर्जी सप्लाई 0 थी, एनर्जी सप्लाई इतनी है। टाइम इंटरवल जो है वो पहले 5 सेकंड के, पहले 5 मिनट के लिए चलाया, अब 10 मिनट के लिए चलाया। ओके, तो ये आपको जो है ना थोड़ा सा ध्यान में रखना है, टाइम सेम होना चाहिए। ओके, वरना फिर आपको मासेस उसी हिसाब से आधे या पूरे पूरे करने होंगे। ओके। अच्छा खैर, स्टेट वाई द मास ऑफ द वाटर इज डिटरमिन विद द हीटर स्विच ऑफ। अच्छा जी, इसके अंदर जो हम जब हीटर के मास को जब उसके मास को स्विच ऑफ करके, यानी जब उसकी वैल्यू को स्विच ऑफ करके हम कर रहे हैं, तो उससे बेसिकली हमें ये पता चल जाएगा कि जो सराउंडिंग है हमारे पास वो क्या हमारे जो है ना वो हमारे लिए क्या काम कर रही है, राइट? यानी हमारे पास जो है एटमॉस्फेयर से कितना हीट गेन हो रहा है वो हमें पता चल जाएगा। सही है। तो ये हमारे पास जो है ना इसका एक एक जस्ट जनरल रीजन है, राइट? सो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास to measure the to measure the surrounding heat और एनर्जी। सही है। चलो आगे चलते हैं। कॉन्स्टेंट में बता चुका हूँ, आगे आ जाओ और आगे आ जाओ। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके। अच्छा जनाब। Calculate पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। calculate a value for the specific latent heat of fusion of ice. परफेक्ट। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है
यहाँ पे देखो, जब भी दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए होते हैं ना इस तरह से, तो इसका मतलब होता है कि इसने आपको जो है वो सराउंडिंग की एनर्जी कहीं ना कहीं दी हुई होती है, ओके। तो अब आप डायरेक्ट एम सी डेल्टा एम एल नहीं लगा सकते, ओके। उसने वैसे आपको यहाँ पे ये कहा हुआ होगा कि देखो सम क्रस्ट आइस एट जीरो, ये जो भी हम पढ़ के आ रहे हैं वो वाली चीज है, एट 0 डिग्री, ओके। सो ये जो आइस होगा, बस ये 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर कन्वर्ट हो रहा होगा, ओके। और जो वाटर बनता जा रहा होगा वो नीचे निकल रहा होगा, राइट। तो आपके पास जो है ये जो इसका टेम्परेचर होगा, यानी जो फनल का जो टेम्परेचर होगा, वो आपके पास जो है 0 डिग्री होगा। और जो नीचे जो बीकर है उसका टेम्परेचर राइज भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे कोई आइस नहीं है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है, लेकिन जो सराउंडिंग से हीट है वो भी हमारे पास आ रही होगी, राइट। तो अगर हम इसको करें, पहली वाली जो इक्वेशन बन जाएगी उसमें कोई भी हीटर नहीं है, सिर्फ जो हीट है वो फ्रॉम द सराउंडिंग आ रही है, सही है। सराउंडिंग, और वो हमारे पास बराबर आ रही है एम एल के, राइट। और दूसरे वाले के अंदर हमारे पास क्या कहानी है, दूसरे वाले के अंदर हमारे पास जो है वो हीट आ रही है फ्रॉम द हीटर, सही है। प्लस जो है वो सराउंडिंग की भी इन्वॉल्व है, ये इंक्लूडेड है, इज इक्वल टू एम एल, ओके। चलो जी, अब उसके लिए ये दो इक्वेशन बच्चों, ये दो इक्वेशन समझ में आती है, ये दो इक्वेशन में कोई मसला तो नहीं है किसी को, एनीबडी? अच्छा जी, चलो अगर नहीं है तो आगे चलते हैं। सो अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे अगर हम देखें, तो हमारे पास हमें निकालना है एल, ओके। तो हमारे पास मास आ गया 16.6 ग्राम, सही है। 16.6 केजी के अंदर कन्वर्ट करना है तो ग्राम को ले लेते हैं एक्सपोनेंट -3, ओके। एल इसी फॉर्म में लेते हैं, और ई ऑफ सराउंडिंग हमारे पास ऐसी आ जाएगी, ओके। इस पूरे को उठा के जो है वो हम इसकी अपनी एक्चुअल इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ओके। अब बेसिकली इसने एनर्जी भी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है, और टाइम इन्होंने अलग अलग दिया हुआ है, सही है। तो टाइम का हमें थोड़ा सा फड्डा करना पड़ेगा, सही है। अच्छा जी, टाइम का हम क्या फड्डा कर सकते हैं? अगर मैं अगर मैं इसको 5 सेकंड के लिए करूंगा, यानी 5 मिनट के लिए करूंगा पहले वाले एक्सपेरिमेंट को, तो मास डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। जस्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर नीचे वाले को 10 सेकंड के लिए करूंगा तो मास मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ओके। सो मैं ये कह देता हूँ कि भाई मास जो है वो हम डिवाइड बाय 2 ले लेते हैं, ताकि हमारे पास टाइम की डोमेन सेम हो जाए, अदरवाइज आपको फिर टाइम यूज करना होगा, राइट। यानी या तो आप जो है वो एक ऐसी इक्वेशन बनाओ कि जिसके अंदर आपके पास टाइम आ जाए, ओके। यानी आप यूं कहोगे भाई पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ओके। एनर्जी अपॉन टाइम, राइट। और आप कह दो कि भाई पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू एनर्जी, राइट। और आप ये इक्वेशन जो है मतलब ई को रिप्लेस कर दो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम से, लेकिन आपको ना सराउंडिंग की पावर पता है, टाइम अगरचे आपको पता है, इसी तरह से हीटर की भी आपको पावर नहीं पता, राइट। तो इस वजह से जो है ना, हमारे लिए बेहतर है कि हम टाइम के फैक्टर को दोनों इक्वेशन के लिए सेम कर ले, ताकि हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाली आसानी हो जाए, ओके। तो अब ये वाला जो काम हो रहा है ये भी 5 सेकंड के लिए हो रहा है, जो दूसरा वाला काम हो रहा है वो 5 मिनट के लिए हो रहा है, दूसरा वाला काम भी 5 मिनट के लिए ही हो रहा है, ओके जी। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो अच्छा जी, हीटर की जो एनर्जी है वो 18,000 जूल है, वो हमने यहाँ पे लिख दी। 18,000 जूल, ओके। इज इक्वल्स टू, जो मास है वो आपके पास आ जाएगा 64.7, ओके। जो सेकंड वाला केस है उसके अंदर 64.7, 64.7, ओके। एल माइनस जो ये वाला जो हमने इस चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया होगा, यानी इस चीज को हम यहाँ पे जो बेसिकली सब्स्टिट्यूट करें, तो जब इसको वहां शिफ्ट करोगे इक्वल टू की दूसरी तरफ ये हो जाएगा 16.6 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाई 2 NL, ओके। तो जरा प्लीज इसको निकाल दो, कितना आ रहा है? आपको सिर्फ एल वाली वैल्यूज को ऐड करना है और फिर डिवाइड बाय 1800 करना है, उसे उससे आंसर आ जाएगा। कौन कर रहा है? इमरान, कैलकुलेटर लेके बैठो, जी सर, मैं कर देता हूँ। कर दो प्लीज।
अच्छा, ये जो 64.7 है इसके साथ भी एक्सपोनेंट -3 आएगा। ओके, इसको भी लगाना मत भूलना। तो ये वैल्यू माइनस में ही है ना खाली इसकी? आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है जी। ये -216 8। माइनस में कैसे आ रही है बे? प्लस में आनी चाहिए। 64 बड़ा नंबर है। इसको दूसरी साइड पे भेजा है तो वो अबे कद्दू, 1800 से डिनोमिनेटर। माइनस हो। अबे डिनोमिनेटर में आएगा बे। एल कॉमन लोगे ना। अबे। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सर, मैं जल्दी में देखा ही नहीं मैंने। अबे ये होगा, देखो, 1800 डिवाइडेड बाय 64.7 एक्सपोनेंट -3। ओके, माइनस 16.6 डिवाइड बाई 2 एक्सपोनेंट -3। सही है। और ये आगे बराबर हो जाएगा एल के। ये करना है। कितना आ रहा है? सो ये 319148। अच्छा, किलो जूल के थ्री अंदर हंड्रेड कन्वर्ट करना है। तो किलो जूल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कितना बन जाएगा फिर किलो के अंदर? 319 बन जाएगा या 320 बन जाएगा? सही है। 3.19 किलो जूल्स हो जाएगा। 3.19। सॉरी, हाँ जी 320। जी जी सही है आपसे। सही है, चलो, क्योंकि ये सारी वैल्यू ना तुम्हें याद हो जाएंगे। ओके, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हाइट, राइट। ये सारी चीजें तुम्हें याद हो जाएंगे ऐसा ऐसा। ओके, चलो आगे चलते। अब देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है जो तुमने पिछले वाले अभी अटेम्प्ट किया। ओके, 5 मिनट ले रहे हैं और इसके अंदर देखो कॉन्सेंट्रेट पूछ रहा है, तो बिल्कुल उसी तरह के अटेम्प्ट कर सकते हो तुम। सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी छोड़ देना, ये अभी हमने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ना है। जब तुम देखो, जब वहां पे आएंगे तो वहां पे हम देखेंगे। एब्सोल्यूट जीरो, ये तुम खुद ही अटेम्प्ट कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है। आसान सा आ रहा है। चलो ये कर लेते हैं। आ जाओ भाई। छोटे छोटे क्वेश्चन है। अच्छा, कोई है मजे का क्वेश्चन है? चलो स्पेसिफिक, हाँ। चलो ये दो क्वेश्चन, दो आखिरी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर एंड करेंगे बस। चलो आ जाओ भाई। अब्दुल्ला, ये आपने करना है। पहले वाले अब्दुल्ला ने करना है। A microwave cooker uses electromagnetic waves of frequency 2450 megahertz. The microwave warms the food in the cooker by using water molecules in the food to oscillate with a large amplitude at the frequency of the microwave. It is a name given to this phenomenon. हम्म। Hmm. सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है बेटा। ये मैंने एग्जांपल दी थी क्लास में, तुम लोग सो रहे थे उस वक्त। याद है? भूल गया? मुझे रिवाइज करना होगा सर। अबे क्वेश्चन कैसे किए फिर? पकड़ लिया बेटा मैंने। नहीं सर, क्वेश्चन किए हैं। रंगे हाथों पकड़े गए हो ओ तुम। क्वेश्चन किए सर, मैं भेज देता हूँ। हैं? अबे तो कैसे किए क्वेश्चन? ये कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है। तीसरी वाली वर्कशीट नहीं की? शायद शायद नहीं किए। देखो। हाँ बेटा, देखा देखा, टोपी आ गई तुम्हारी। अबे यार ऐसा मत करो यार, प्लीज। खैर, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस। सही हो गया। आगे आ जाओ। The effective microwave power of the cooker is 750 watts. The temperature of a mass of 280 grams of water rises from 25 degrees Celsius to 98 degrees Celsius in a time of 2 minutes. Calculate a value for the specific heat capacity of the water. ओके, So, सबसे पहले तो देखो ये इस। अबे एक मिनट रुक। अबे एक मिनट रुक। देखो, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको ये स्पेसिफाई करना होता है कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर राइज हो रहा है या स्टेट चेंज भी हो रही है। तो पहले तो मुझे ये बता दो कि टेम्परेचर राइज हो रहा है या स्टेट चेंज भी हो रही है। वाटर है तो इसका मतलब है स्टेट चेंज तो नहीं होगी, वो 100 पे जाके होगा। ओके। तो temperature is rising.
सही है। सो इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। सही है। तो देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन करो पहले तो ये वो कर लो कि स्टेट चेंज हो रही है या सिर्फ टेम्परेचर राइज हो रहा है। अगर तो स्टेट चेंज हो रही है देन वो स्टेट चेंज का फॉर्मूला लगाओ ml। अगर तो टेम्परेचर राइज हो रहा है तो टेम्परेचर राइज का फॉर्मूला लगाओ। अगर दोनों एक साथ हो रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से दोनों का फॉर्मूला साथ लगेगा एडिशन जो पहले करके आ रहे हैं। ओके सो फाइन। अच्छा जनाब एंड उसने कहा है मैं पावर दे रखी है सो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम हम कर देते हैं एनर्जी के बराबर आ जाएगा। ओके सो 750 इंटू टाइम हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 60। सही है। डिवाइडेड बाय मास हमारे पास आ रहा है 0.28। ओके एंड सी एम ए निकालना है। एंड टेम्परेचर राइज हमारे पास आ रहा है 98 माइनस 25। ओके निकाल दे भाई कोई अल्लाह का नेक बंदा निकाल दे। यस So हाउ ये मच 5577। है। अबे इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए। वाटर है ना वाटर की 4200 होती है यार। सर 4200 4403 इसके मेरे पास आ आसपास रही आनी है। चाहिए। हाँ सही यार इसी के आसपास एक मिनट चेक कर लेते हैं। वैसे नॉर्मली 418 समथिंग होती है बट 4403 है, सॉरी मैंने 12 गलत हाँ किया। सही है सही है सही आ रहा है परफेक्ट आ रहा है। 4400 ले लेते हैं गुड है। आ गया जब भाई। The value of the specific heat capacity determined from the data in B is greater than the accepted value. A student gives us the reason for the difference he lost to surrounding, suggest in more detail that the given by the student a possible reason for the difference. हम्म अच्छा एक्चुअल वैल्यू इसकी जो होती है वो 4180 होती है। ओके इसकी ज्यादा वैल्यू आ रही है उसने बता दिया। ग्रेटर देन द एक्सेप्टेड वैल्यू। ओके क्या क्या होगा क्या रीजन होगी। Hmm. इज ग्रेटर Or देन द he lost अच्छा जी बोलो बोलो बोलो। question. हीट लॉस टू द सराउंडिंग अगर तो हमारे पास हीट लॉस सराउंडिंग के अंदर होती तो उससे हमारे पास हीट लॉस टू द सराउंडिंग। ओके suggest in more detail that the given by the student as a possible। अच्छा okay fine so इसका मतलब है they're saying कि this is the correct statement। okay you just need to add a little bit of explanation। okay तो अब देखो आपका सोर्स ऑफ हीटिंग क्या है माइक्रोवेव ऐसे ही। तो अगर तो हमारी माइक्रोवेव सारी की सारी खाने में ना जाए सराउंडिंग में हीट लॉस होने लगे तो फिर मसला आ जाएगा राइट। ओवर एस्टिमेशन आने लगेगी राइट क्योंकि अगर सराउंडिंग में आप जा रही है तो ओवर एस्टिमेशन आने लगेगी राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो है ना कोई कोई लीकेज हमारे पास आ रहा होगा राइट। सो सम माइक्रो क्योंकि उसी उसी केस के अंदर पे जो है ना हीट लॉस हो सकती है सराउंडिंग के अंदर जैसे माइक्रोवेव लीकेज और just leak through the microwave। चलो भाई द माइक्रोवेव सेकंड वाला माइक्रोवेव ओवन है। ओके चलो आगे आ जाओ स्पेसिफिक लेटेंट हीट है हो जाएगा आ जा भाई अब्दुल्ला आ जा दूसरा वाला अब्दुल्ला ये आपने करना है। An electrical heater is immersed in some melting ice that is contained in a funnel as shown. The heater is switched on, and when the ice is melting at a constant rate, the mass m of the ice melted in 5 minutes is noted. Together with the power of P of the heater, the power P of the heater is then increased. A new reading for the mass m of ice melted in 5 minutes is recorded when the ice is melting at a constant rate. Data for the power P and the mass m are shown. ओके जी चलो आगे आ जाओ ये कहानी आ गई। Complete figure 3.2 to determine the mass melted per second for each power of the heater. हम्म मास मेल्टेड पर सेकंड तो 78 है डिवाइड बाय 5 इंटू 60 कर दोगे तो मास मेल्टेड आ जाएगा समझ रहे ना। 78 का सर मास है। कैसे आया होगा ये? आई क्या मतलब
अभी देखो ना, बोला मास मेल्टेड पर सेकेंड, इसका मतलब है कि मास डिवाइडेड बाय टाइम करना है आपने बस, समझो। ओके ओके ओके। सही, मतलब इसका कोई 78 / हाँ। 60, ठीक है। लेकिन 5 × 60 करोगे, 78, क्योंकि उसने कहा कि भाई 5 मिनट के अंदर आप ये सारे काम कर रहे हो, ओके। 78 डिवाइड बाई 5 × 60, ओके, यानी 300 हो जाएगा ऊपर भी, और ये हो जाएगा 114 × 300, सही हो गया। ऊपर वाले का 0.26 और नीचे वाले का 0.38। 0.38, फाइन, चलो जी आगे आ जाओ। Use the data in the completed figure 3.2 to determine a value for the specific latent heat of fusion L of ice. हम्म। So वो Q is equal to ML वाली MLF वाली। अब देखो इसमें फटा ये है कि इसमें इन्होंने दो डाटा दे रखे हैं, अगर दो डाटा दे रखे होते हैं तो इसका मतलब है ये हीटिंग जो है फ्रॉम द सराउंडिंग भी एक्सेप्ट कर रहा होता है, यानी जो है ना सराउंडिंग से जो है ना वो हीट इंटरफेयर कर रही होगी, सही है। इन्होंने वैसे सही, इन्होंने ऐसे बताया बनी है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है दो इक्वेशन बनेंगी, उन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपके पास सॉल्व होगा, ओके। क्लियर हो गया ना, क्या समझा? देखो आप ये बोलोगे, इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा कि जिसमें दो डाटा दिए हुए होंगे, इसमें ये ट्रिक मान लो कि जो भी क्वेश्चन आएगा कि जिसमें दो डाटा दिए होंगे, इसका मतलब है वो हीट फ्रॉम द सराउंडिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, ओके। तो अब आप इसमें क्या कहोगे, आप कहोगे कि भाई एनर्जी फ्रॉम द हीटर, ओके, प्लस द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, सही है, इज इक्वल टू ml, राइट। एक इक्वेशन हो गई। सिमिलर सेम इक्वेशन बनाओगे दूसरी भी, सही है। अच्छा जी, पहली इक्वेशन में आप क्या रख लोगे, पावर तुम्हें दे रखी है, पावर का मतलब होता है कि अगर तुम पावर ले रहे हो तो तुम एनर्जी को रिप्लेस कर दो पावर से, और मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दो, सही है। और तुम पावर कर दो, सही है, मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दो, ओके। पावर को डिवाइड, टाइम को डिवाइड कर दो, सही है। तो ये आपके पास आ गई एक इक्वेशन। अब इन्हीं पे जो है ना डिफरेंट वैल्यूज रखो, दो इक्वेशन बन जाएंगी, ओके। सो यहाँ पे मेरे पास आ रही है 70 की हीट पावर की, 70 की जो है वो हीटर की पावर आ रही है 70, सही है। और प्लस इसकी जो पावर है मैं उसको पी कह रहा हूँ, ओके। और जो इसका मास, अच्छा मैं यहाँ पे ना टाइम से डिवाइड कर रहा हूँ, ओके। मैं टाइम, दोनों टाइम मैंने यहाँ से कॉमन लिया, डिवाइड करो। अब देखो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि मास अपॉन टाइम आप पहले से निकाल चुके हुए, ओके। सो यहाँ पे हमने पहले वाले के लिए ले लिया 0.26 टाइम्स एल, ओके, एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 114 था, 1110, ओके, 1110, ओके, प्लस दूसरे वाले के लिए भी पी, सही है, एंड 0.38 ऑफ एल, ओके। ये आ गई सेकंड इक्वेशन, ओके। अच्छा जनाब, अब इसकी आपको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ये तो आप जाओ कैलकुलेटर में डायरेक्ट डालो सॉल्व हो जाएगा, ये तो फिर आप जो है इसको मैन्युअली सॉल्व कर लो, ओके। लेकिन कैलकुलेटर वाला जो तरीका है उसके अंदर थोड़ी सी जो है ना आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए। कैलकुलेटर जो है ना, कैलकुलेटर में अगर आप जाओ, सही है, मॉड का की प्रेस करोगे, इक्वेशंस आपके पास वो 8 जब ऑप्शन आ जाएंगे, उसके अंदर फिफ्थ ऑप्शन सेलेक्ट करो, इक्वेशंस का होगा। और इक्वेशन के अंदर आपके पास चूंकि लिनियर इक्वेशन है एक्स वाई की टर्म में, तो आप 1 सेलेक्ट कर दो, ओके। अब देखो इसके अंदर जो इक्वेशन आपको दी हुई है वो आपके पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, ओके, प्लस सी की फॉर्म में, राइट। यानी एक वेरिएबल पहले आएगा, दूसरा वेरिएबल उसके बाद आएगा, और तीसरा फिर कांस्टेंट होगा जो कि इक्वल टू के बाद आना चाहिए। कैलकुलेटर इस तरह से उसको एक्सेप्ट करेगा, ओके। तो वैसे तो वैसे यहाँ पे ये ज़्यादा आसान हो सकता है, क्योंकि आप जो है जस्ट दोनों को जो है ना सब्जेक्ट बना के एक दूसरे के अंदर अगर हम इक्वेट कर दें, तो हमारे पास ये हो जाएगा 70 माइनस 0 नहीं सॉरी 0.26 L - 70 इज इक्वल्स टू, अच्छा जी, ये हो जाएगा 0.38 L - 110, ओके। ये यहाँ पे सीधा सीधा हो रहा है, ओके। 0.26 L - 0.38 L, ओके, इज इक्वल्स टू 70 माइनस 110, ओके। जरा निकाल दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 0.12 आई थिंक, सही है, एल, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा कितना, 40 बच जाएगा, 40 आ जाएगा, सही है। और ये नेगेटिव हो रहा होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, 40 डिवाइड बाय 0.12 कर दो, कितना आ रहा है? यस, हाउ मच?
181.8. कितना? 181.8. अबे 12 है ये। अबे देखो आइस है ना, आइस की 320 होती है, अभी निकाली हमने, 320 के आसपास आती है। 18, 318, 320, 330। 333 है तो। ओके, सो 330 ले लेते हैं, फाइन। चलो जी आगे आ जाओ। अदिल आ गया जा भाई। The rate h of thermal energy gained by the ice from the surroundings. हम्म। अच्छा जी, इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप जो है वो ये कर लोगे। अच्छा जी, एक मिनट देना। तो रिमूव कर दिया मैसेज। अच्छा जी, अब इसमें आप ये करोगे कि रेट ऑफ थर्मल एनर्जी गेन्ड बाय द, ओके। अब इसके अंदर आप इसमें से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लो, सही। अगर मैं पहली वाली इक्वेशन यूज कर लूँ, 70 प्लस पावर, सही। उन्होंने कहा कि द रेट ऑफ एच का मतलब है कि पावर निकालनी है, ओके। तुम यूनिट भी देख सकते हो। रेट ऑफ थर्मल एनर्जी उसने रखा है, बच्चा पागल हो जाता है, बोलता है एनर्जी निकालनी है, एनर्जी नहीं निकालनी, पावर निकालनी, ओके। इज इक्वल टू 0.26 एल, एल आपने निकाला, 333, ओके। सो जस्ट सब्जेक्ट बना लो, 0.26 इंटू 333 माइनस 70, कितना बनता है? 13.41. 13.41 या 14.41 और 16 आ रहा है, So 16। 16.58. हाँ, 16.58 जी जी. क्या होशियारी नाप लो बे तुम। तो वैल्यूज गलत ले रहा हूँ. चलो 17 कर लेते हैं, 17, ओके। सही है, क्लियर हो गया। देखो बस इस जी. इस वर्कशीट में एक चीज याद रखना कि जब भी आपको दो वैल्यूज दी हुई होंगी, इस तरह से दो डाटा दिए हुए होंगे, आपको जो है वो उसके साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेंगी, दो इक्वेशन बनेंगी इस तरीके से, एनर्जी की टर्म में बनाओ, पावर की टर्म में बनाओ, की मर्जी है। और उसको फिर आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा, बस ये एक जगह ये बार बार इसमें यूज होगा, राइट। ये इसके अंदर भी ग्राफ है, ग्राफ से रिलेटेड है, सही है। उसके तकरीबन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर जो है वो इस तरह से यूज हो रहा होगा, ओके। तो बस अब आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको वर्कशीट सेंड कर रहा हूँ, इसको जरा अटेम्प्ट करो, इसके अंदर जितने इस तरह के क्वेश्चन है, लेट एंड ईट वगैरह वाले, ये सारे अटेम्प्ट करो, अगली क्लास से पहले पहले हो जाने चाहिए, सैटरडे से पहले पहले, ओके। आसान सी वर्कशीट है। और पूरे पूरे नहीं हो पाएंगे, कुछ क्वेश्चन है जो कि कुछ एक आधे क्वेश्चन है जो कि पिछले वाले टॉपिक से एक टॉपिक अलग से रिलेटेड है, वो हमने नेक्स्ट क्लास में देखना है। तो उसके अलावा सारे टॉपिक आपसे हो जाएंगे, ओके। तो इसको कंप्लीट करो प्लीज, और नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे, ओके। चलो बस अब आज की कहानी देखती है, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं, सही। चलो जी, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज।